Good morning, students. Myself Shipra Verma, your SST teacher. In previous lecture, we had studied about why do we need a constitution. Now today, we will study about key features of Indian Constitution. First topic is federalism. Federalism is a system of government where power is divided between the central government and the state. फेडरलिज्म में जो पावर्स हैं वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिवाइडेड हो जाती हैं एंड द स्टेट और रीजनल गवर्नमेंट में थ्रू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा द पावर आर डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट. देयर आर 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट. इसमें 3 लिस्ट हैं सब्जेक्ट की. फर्स्ट है यूनियन लिस्ट, सेकेंड द स्टेट लिस्ट एंड थर्ड है कंकरेंट लिस्ट. Now second topic is parliamentary form of government. India has adopted a parliamentary form of government in which people elect their representative. Every citizen free to contest election irrespective of his her social or economic status. There is a distinction between the head of state and head of the government. The head of state usually referred to a nominal head like the President of India in whose name the country is governed. The head of government refers to the ruling government headed by the Prime Minister along with his or her council of ministers. The third topic is 3 organs of government and the system of check and balances. The government carry out its work with the help of its 3 main organs, the executive, द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. जो गवर्नमेंट है अपना वर्क 3 ऑर्गन्स की हेल्प के अकॉर्डिंग चलाती है. पहला है एक्सिक्यूटिव, दूसरा है लेजिस्लेचर एंड थर्ड इज़ जुडिशरी. द एक्सिक्यूटिव इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म द एक्सिक्यूटिव ब्रांच इन इंडिया. हमारी इंडिया में एक्सिक्यूटिव ब्रांच जो है कौन कौन फॉर्म करते हैं? द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. The legislatures refer to the member of लोक सभा and the राज्य सभा. लेजिस्लेचर में मेंबर्स आते हैं लोकसभा और राज्यसभा के. इट इज़ द लॉ मेकिंग बॉडी. ये कानून निर्माण की बॉडी है. द जुडिशरी विच कंप्राइजेज द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं. इज़ इन्वॉल्व इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ. ऑल 3 ब्रांचेज आर रिक्वायर्ड टू रन द स्टेट स्मूथली एंड इफेक्टिवली. ये तीनों जो ब्रांचेज हैं किसी भी स्टेट को चलाने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए और प्रभावशाली रूप से चलाने के लिए ज़रूरी हैं. इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट नो ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट हैज़ अनलिमिटेड पावर्स, द अदर ईच ऑर्गन एक्ट एज ए चेक ऑन द अदर एंड एंश्योर बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल 3. Now fourth topic is fundamental rights and directive principle of the state policies. The fundamental rights were included in the constitution because they enshrine the basic rights of every citizen of the country. All citizens irrespective of race, religion, caste or sex have been given the right to move the court for the enforcement of their fundamental rights. The fundamental rights include फर्स्ट राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार. पहला है फंडामेंटल राइट हमारा राइट टू इक्वलिटी. सेकंड राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार. थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार. फोर्थ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता का अधिकार. फिर है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति और एजुकेशनल राइट संबंधी अधिकार. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. Dr. B.R. Ambedkar, the chairman of drafting committee, called the right to constitutional remedies as the heart and soul of the Indian Constitution. जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, हमारे चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो उन्होंने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को हार्ट और सोल कहा भारतीय संविधान की. कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज़ ए सेक्शन कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल. जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक और सेक्शन है जो कि कहलाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी. दीज आर गाइडलाइंस ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फ्रेमिंग लॉज एंड पॉलिसीज़. और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये गाइडलाइन है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कानून निर्माण के लिए और पॉलिसीज़ को निर्धारित करने वाले गाइडलाइंस हैं. बाय विच पीपल कैन लीड ए गुड लाइफ, जिनके कारण जो लोग हैं अच्छे जीवन जी सकते हैं.
Next topic is secularism. A secular state is one in which the state does not promote any one religion as the state religion. In India, secularism can be understood as treating all religion equally and with respect. सेक्युलरिज्म में किसी भी जो रिलीजन है उसको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, सभी धर्मों को समान समझा जाएगा और उन्हें समान रूप से आदर दिया जाएगा. चैलेंजेस बिफोर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है उसके सामने क्या क्या चुनौतियाँ थी. फर्स्ट, पार्टीशन एंड कम्युनल टेंशंस. सेकेंड, merger of princely states. Number third, geographical and ethnic diversity. Number 4, just distribution of economic resources to eradicate poverty. Number 5, welfare of marginal groups.